दोस्तों, अपने लिटरेरी टर्म्स की सीरीज में आज हम लिरिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड हियर स्टार्ट्स आवर शॉर्ट नोट ऑन लिरिक। In the original Greek, lyric signified a song sung to the accompaniment of a lyre. In some current usages, lyric still retains the sense of a poem written to be set to music. The hymn, for example, is a lyric on a religious subject that is intended to be sung. The adjectival form lyrical is sometimes applied to an expressive song-like passage in a narrative poem, such as Eve's declaration of love to Adam. With thee conversing, I forget all time in Milton's Paradise Lost, Book 4. मूल रूप से ग्रीक में लिरिक हर उस सॉन्ग को कहा जाता था जिसे लायर नाम के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ गाया जाता था। वर्तमान समय में भी लिरिक उस कविता को कहते हैं जो कि म्यूजिकल होती है या जिसे म्यूजिक के साथ गाया जा सकता है। उदाहरण के लिए हिम यानी कि भजन एक तरीके के गीत हैं जो कि रिलीजियस सब्जेक्ट पर गाए जाते हैं। लिरिक का एडजेक्टिव फॉर्म होता है लिरिकल। लिरिकल नैरेटिव पोएम में आए हुए एक्सप्रेसिव और सॉन्ग लाइक पैसेजेस को भी कहा जाता है, जिसका एग्जाम्पल हमें मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट बुक 4 में देखने को मिलता है, जहां ईव एडम के लिए अपने लव को डिक्लेयर करते हुए कहती है, विद दी कन्वर्सिंग आई फॉरगेट ऑल टाइम। तुमसे बात करते समय मैं सारे समय को भूल जाती हूं। इन द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ द टर्म अ लिरिक इज एनी फेयरली शॉर्ट पोएम consisting of the utterance by a single speaker who expresses a state of mind or a process of perception, thought and feeling. Many lyric speakers are represented as musing in solitude. In dramatic lyrics, however, the lyric speaker is represented as addressing another person in specific situation. Most common use में अगर हम बात करें तो लिरिक किसी भी शॉर्ट पोएम को कहा जा सकता है जिसे एक स्पीकर के द्वारा बोला जाता है, जो कि एक पर्टिकुलर समय में अपने विचार और अपनी भावनाओं को प्रकट करता है। बहुत सारे लिरिक स्पीकर्स सॉलिट्यूड यानी कि एकांत अवस्था में मनन करते हुए अपने लिरिक्स को बोलते हैं, जबकि ड्रामेटिक लिरिक्स में तो स्पीकर अकेला नहीं होता है, वो एकांत अवस्था में नहीं होता है, वो तो किसी दूसरे व्यक्ति को किसी विशेष परिस्थिति में संबोधित करते हुए अपने लिरिक्स को बोलता है। इंस्टेंसेस आर जॉन डन्स कैनोनाइजेशन एंड विलियम वर्ड्सवर्थ्स टिंटन अबे। ऑल्दो द लिरिक इज अटर्ड इन द फर्स्ट पर्सन, द आई इन द पोएम नीड नॉट टू बी द पोएट हु रोट इट। इन सम लिरिक्स such as John Milton's sonnet, When I Consider How My Life Is Spent, and Samuel Taylor Coleridge's Frost at Midnight, the references to the known circumstances of the author's life make it clear that we are to read the poem as a personal expression. इसके उदाहरण जॉन डन की कैनोनाइजेशन और विलियम वर्ड्सवर्थ की लिखी टिंटन एबे है। ज्यादातर लिरिक्स को फर्स्ट पर्सन में लिखा जाता है, लेकिन फर्स्ट पर्सन यानी कि आई का प्रयोग हमेशा पोइट के लिए ही हो ये जरूरी नहीं है। कुछ लिरिक्स में तो आई पोइट के लिए यूज होते हुए हम देखते हैं, जैसे जॉन मिल्टन की सोनेट व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट और सैमुअल टेलर कोलरिज की लिखी फ्रोस्ट एट मिडनाइट। उनकी जीवन की परिस्थितियों को जान लेने के बाद हम ये समझ जाते हैं कि इन लिरिक्स में आने वाला आय कोई और नहीं, पोइट खुद है। द लिरिक जॉनरा कॉम्प्रिहेंड्स अ ग्रेट वैरायटी ऑफ utterances, some like Ben Jonson's To the Memory of William Shakespeare and Walt Whitman's Ode on the Death of Abraham Lincoln
O Captain, My Captain are ceremonial poems uttered in a public voice on a public occasion. Among the lyrics in a more private mode, some are simply a brief, intense expression of a mood or state of feeling. For example, Shelley's Tonight or Emily Dickinson's Wild Nights, Wild Nights. जॉनरा लिरिक में हमें कई प्रकार के अट्रेंसेस देखने को मिलते हैं. कभी पोइट पब्लिक वॉइस में बात करता है तो कभी प्राइवेट मोड में. जैसे बेन जॉनसन की लिखी टू द मेमोरी ऑफ विलियम शेक्सपियर और वॉल्ट विटमैन की अब्राहम लिंकन की डेथ पर लिखी गई ओड ओ कैप्टन माय कैप्टन. ये ऐसी पोएम्स हैं दोस्तों जिन्हें की पब्लिक वॉइस में पब्लिक ओकेजन पर बोला गया है. और दूसरे प्रकार के लिरिक्स जो ज्यादा प्राइवेट मोड में लिखे जाते हैं उसके एग्जाम्पल्स हैं शैली की टू नाइट और एमिली डिकिंसन की लिखी वाइल्ड नाइट्स, वाइल्ड नाइट्स. बट द जॉनरा also includes extended expressions of a complex evolution of feelingful thought as in the long elegy and the meditative ode. And within a lyric, the process of observation, thought, memory and feeling may be organized in a variety of ways. Lyric genre में हम complex evolution of feelingful thought को भी express होते हुए देखते हैं दोस्तों. इसमें पोइट बहुत मनन करते हुए, बहुत सोचते हुए लिखता है, जैसे कि लंबी एलिजीज में हम देखते हैं और मेडिटेटिव ओड्स यानी कि सोच सोच के लिखे जाने वाले संबोधन गीत में भी ये देखने को मिलता है. लिरिक के अंतर्गत आने वाले ऑब्जर्वेशन, थॉट, मेमोरी और फीलिंग को अलग अलग प्रकार से ऑर्गेनाइज किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, इन लव लिरिक्स the speaker may simply express an enamored state of mind in an ordered form, as in Robert Burns' "Oh my love is like a red, red rose" or Elizabeth Barrett Browning's "How do I love thee, let me count the ways," or may deploy an argument to take advantage of fleeting youth and opportunity, like Andrew Marvell's To His Coy Mistress or John Donne's The Flea. In other kinds of lyrics, the speaker manifests and justifies a particular disposition and set of values, like John Milton's L'Allegro and Il Penseroso, or expresses a sustained process of observation and meditation in the attempt to resolve an emotional problem, like Wordsworth's ode Intimations of Immortality, Arnold's Dorbeach, or is exhibited as making and justifying the choice of a ways, like Yeats' Sailing to Byzantium. उदाहरण के लिए लव लिरिक्स के स्पीकर अपनी लव फीलिंग्स को एक ऑर्डर्ड फॉर्म में रखते हुए प्रकट करते हैं, जैसा कि हम रॉबर्ट बर्न्स की लिखी ओ माई लव इज लाइक अ रेड, रेड रोज में देखते हैं. और ऐसे ही इनेमोर्ड स्टेट ऑफ माइंड हमें एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की हाउ डू आई लव दी, लेट मी काउंट द वेज में देखने को मिलता है. लव लिरिक्स के ही स्पीकर कभी कभी अपनी बिलविड की यूथ और उसके फिजिकल फेवर को एंजॉय करने के लिए आर्ग्यूमेंट भी देते हैं, जैसा कि हम एंड्रू मार्वेल की टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस और जॉन डन की लिखी द फ्ली में देखते हैं. दूसरे तरीके के लिरिक्स में जो स्पीकर होता है वो पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यूज को प्रकट करता है, जैसे लैलेग्रो में जॉन मिल्टन हैप्पीनेस की बात करते हैं और आइल पेंसेरेसो में मेलनकली यानी कि दुख की. और कुछ लिरिक्स में कवि ऑब्जर्वेशन और मेडिटेशन करते हुए किसी इमोशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि वर्ड्सवर्थ की ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टेलिटी और अर्नोल्ड की लिखी डॉरबीच, जिसमें पोइट एक पर्टिकुलर चॉइस ऑफ अ वे ऑफ लाइफ को जस्टिफाई करते हुए दिखाया जाता है, जैसा कि हम W.B. येट्स की लिखी सेलिंग टू बिजांसियम में देखते हैं. With this, I wind up today's class, friends. Thank you very much.